हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो तीसरा चैप्टर होता है मानव जन्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर हमारा चल रहा था और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक देख लिया था। दोनों लेक्चर अभी तक जो हम लोगों ने लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे जरूर जाकर के देख लीजिएगा। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए अक्सर आता है। तो टॉपिक कौन सा होने वाला है? मादा जनन तंत्र के बारे में टॉपिक होने वाला है। यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसका डायग्राम बनाने के लिए और साथ ही में उसके भागों को उल्लेख करने के लिए आपको वहाँ पर 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके अलावा यदि आपको इसी प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 है। और इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। नंबर हमारा होता है 9793440081। जिसको भी चाहिए होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका 3rd चैप्टर होता है मानव जनन, इस चैप्टर में जो लेक्चर नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था मानव जनन के बारे में। उसके यहाँ पे मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका नर जनन तंत्र हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियोस में ही। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मादा जनतंत्र यानी कि स्त्री जनतंत्र के बारे में, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आइए देखते हैं अगले पेज पर स्त्री जनतंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी को। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्त्री जनन तंत्र के बारे में, मादा जनतंत्र के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो स्त्री जनन तंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या होता है आइए समझते हैं। तो आप इसमें बताओगे कि स्त्री जनन तंत्र जनन प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कई कार्यों का निर्वहन करती है, जैसे कि निषेचन, भ्रूण का विकास, गर्भधारण, दुग्धन आदि जो होता है वो स्त्री जनतंत्र के भाग हैं। यानी कि जो स्त्री जनतंत्र होता है यह प्रक्रिया, इसमें जो क्या होता है ये कि निषेचन तो होता ही है साथ ही में, और उसके साथ ही में आपका यहाँ पर निषेचन के बाद में भ्रूण का विकास भी होगा, गर्भधारण भी होगा और साथ ही में दुग्धन भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। यानी कि जो स्त्री जनन तंत्र होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और स्त्री जनन तंत्र केवल जनन ही नहीं करता, यानी कि जनन के साथ साथ में उसमें बहुत सारी और भी क्रियाएं होती हैं, जैसा कि निषेचन हो गया, भ्रूण का विकास हो गया, गर्भधारण भी हो गया, दुग्धन आदि प्रक्रिया जो होती हैं वो स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी कि इसके द्वारा ही संपूर्ण की जाती हैं। अब स्त्री जनतंत्र के भाग की यदि हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्त्री जनतंत्र का जो मुख्य भाग होता है या फिर आप बोल सकते हो मुख्य जनन अंग होता है, वो आपका होता है अंडाशय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। दूसरा आपका होता है द्वितीयक या फिर सहायक अंग की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप लोग बता सकते हैं अंडवाहिनी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओविडक्ट। दूसरा आपका होता है इसमें गर्भाशय, से हम लोग बोलते हैं यूट्रस। और तीसरा आपका होता है गर्भाशय ग्रीवा, इसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। और लास्ट वाला आपका होता है योनि, से हम लोग वेजेना बोलते हैं। तो ये आपके हो गए सहायक अंग और यहाँ पर आपका हो गया अंडाशय। तो अब आइए हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और स्त्री जनतंत्र का डायग्राम समझते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग जितने भी इसमें भाग आपको बताए हैं इन सभी भाग को अच्छे से समझते हैं कि इनका आखिर क्या रोल होता है और ये किन चीज़ों में आपकी सहायता प्रदान करते हैं। तो इस पेज को मैं अब हटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब स्त्री जनतंत्र की संरचना के बारे में। तो उसकी जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है, यानी कि इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। यहाँ पर आपका अंडाशय जो आपका होता है यहाँ पर इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लटका हुआ होता है। एक अंडाशय इधर होता है, एक अंडाशय इधर होता है, यानी कि एक जोड़ी में अंडाशय यहाँ पर पाया जाता है। ये आपका होता है अंडवाहिनी, ठीक है, क्या होता है आपका अंडवाहिनी। और यदि अंडवाहिनी के हम लोग भाग की बात करेंगे तो उसमें आपके 3 भाग होते हैं। एक आपका होता है कीपक, एक आपका होता है तुम्बिका और एक आपका होता है संकीर्ण पथ। क्या होता है? संकीर्ण पथ, कीपक और तुम्बिका। इस प्रकार से 3 भाग इसके होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अंदर की बात करेंगे तो ये आपका होता है गर्भाशय।
आप लोग रेड कलर से देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या है, गर्भाशय है। ये गर्भाशय की दीवार होती है और यहाँ पर जो संकीर्ण भाग जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आकर के पतला हो गया है, ये आपका गर्भाशय ग्रीवा होता है और लास्ट में ये आपका ये योनि होता है। तो इस प्रकार से स्त्री जनतंत्र की संरचना होती है, जिसे आप लोग एक बार दो बार बना करके देखोगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक दो बार आप बना करके ट्राई कर लो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो आपका प्राथमिक या फिर मुख्य अंग है यानी कि जो अंडाशय है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो अंडाशय का आप लोग हेडिंग लगा दोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि यह आपका मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण व स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। यानी कि अंडाशय का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है और अंडाशय से ही कह सकते हैं आप लोग कि मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण होता है और साथ ही में स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन भी अंडाशय ही करता है। आगे आप बताएं कि उदर के नीचे दोनों ओर एक एक अंडाशय यानी कि एक जोड़ी होते हैं। प्रत्येक अंडाशय जो आपका होता है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी बादाम आप लोगों ने देखा होगा उसी के आकार की संरचना होती है। आगे आप इसमें बताएंगे कि एक श्रोणि भित्ति यानी कि पेल्विक वाल से लिगामेंट द्वारा उदरीय गुहा में ये लोग लटके रहते हैं। तो इस प्रकार से अंडाशय के बारे में आप लोगों ने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी है। अब अंडाशय को हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हो आप लोग कि इसको हम लोग काट करके देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। उसे भी देख लो, इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में फिर हम लोग सहायक अंगों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अंडाशय की आंतरिक संरचना को भी देख लेते हैं। तो अंडाशय का जो आंतरिक संरचना होती है आपकी इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें आप लोग एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और सारी चीजें समझते चले जाएंगे। पहले लाइन आपका इसमें है, प्रत्येक अंडाशय बाहर की ओर एक पतली जनन एपिथेलियम से स्तरित होती है व अंदर अंडाशय पीठिका यानी कि स्ट्रोमा होती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो बाहर की जो परत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं, और जो अंदर वाली होती है उसको हम लोग पीठिका यानी कि स्ट्रोमा बोलते हैं। बाहर वाली को क्या बोलेंगे, जेनिक एपिथेलियम, और अंदर वाली को हम लोग पीठिका यानी कि स्टोमा बोलेंगे। अंडाशय पीठिका बोलो या फिर आप लोग स्टोमा बोलो। आगे आप बता सकते हैं कि जिसमें आपके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है परिधीय जैसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और दूसरा आपका होता है केंद्रीय से हम बोलते हैं मेडुला। अब ये आपका होता है परिधीय और ये आपका होता है केंद्रीय। इस प्रकार से दो भाग होते हैं। ये आपका क्या होता है, इस प्रकार से परिधीय होता है, और ये आपका यहाँ पर जो केंद्र में उपस्थित होता है इसे हम लोग केंद्रीय बोलते हैं, फिर मेडुला बोलते हैं। आगे आप बताएंगे इसमें कि अंडाशय के मेडुला भाग में अनेक अंडाकार गोल संरचनाएं बिखरी होती हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो इसका कह सकते हैं अंडाशय का जो मेडुला भाग है, क्या है, मेडुला भाग यानी कि केंद्रीय भाग है, इसके बीच में बहुत सारी गोल का अंडाकार बोल सकते हो, अंडाकार गोल संरचनाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से रेड कलर से बिखरी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। आगे आप बता सकते हैं इसे हम लोग प्राथमिक पुटकाएं या फिर प्राइमरी फॉलिकल बोल सकते हैं, या फिर आप लोग अंडाशय पुटकाएं भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। आगे आप बता सकते हैं प्राथमिक पुटकाएं परिपक्व होकर के ग्राफियन फालिकल बनाती हैं और फिर यही आगे जाकर के आपका एक मादा युग्मक के रूप में बनती है, यानी कि अंडाशय के रूप में विकसित होती हैं। ये चीज आपको यहाँ पर मान करके चलना है। तो ये आपका आंतरिक भाग हो गया अंडाशय का, इसे भी आपने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो मादा जनतंत्र यानी कि स्त्री जनतंत्र में जो सहायक अंग होते हैं उनके बारे में आइए समझ लेते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहला नाम निकल करके आता है वो आपका होता है अंडवाहिनी का। तो अंडवाहिनी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था। ये आपका होता है अंडवाहिनी। क्या होता है आपका, इस प्रकार से आपका ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक अंडवाहिनी होता है। तो इसमें आप बताएं कि यह एक जोड़ी पेशीय व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभी एपिथेलियम से स्थित होती है और प्रत्येक अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं। पहला का भाग आपका होता है कीपक, दूसरा आपका होता है तुम्बिका, तीसरा आपका होता है संकीर्ण पथ। पहले वाले भाग यानी कि कीपक को हम लोग बोलते हैं इनफुंडिबुलम, और दूसरा वाला जो भाग होता है तुम्बिका से हम बोलते हैं एम्फुला, और तीसरा वाला भाग जो संकीर्ण पथ होता है इसको हम बोलते हैं इथिस्मिस बोलते हैं। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी के आपके 3 भाग होते हैं और इस प्रकार से जो अंडवाहिनी की संरचना होती है वो भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और अगले जो सहायक अंग हैं उसके बारे में आइए समझते हैं। अगला आपका सहायक अंग होता है गर्भाशय, जिसमें कि आप बोल सकते हो कि भ्रूण का विकास होता है। आगे आप बताएंगे इसमें गर्भाशय में कि मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है, जिसे हम लोग बच्चेदानी भी बोलते हैं। यह लगभग आपका 8 सेंटीमीटर लंबी खोखली पेशीय होती है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होती है
और यह भी श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी रहती है। इसका ऊपरी भाग जो होता है वो फाइलोपियन नलिका में खुलता है और वह निचला जो संकीर्ण भाग होता है वो गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से गर्भाशय को आप लोग समझ गए होंगे कि गर्भाशय कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसमें ही बच्चे का विकास होता है। आगे आप इसमें बताएंगे कि गर्भाशय भित्ति 3 स्तर होते हैं, गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं। पहला आपका होता है पतला झिल्लीमय जिसे हम लोग बोलते हैं परिघ गर्भाशय। दूसरा आपका होता है मध्य मोटा जिसे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय पेशी स्तर मध्य स्तर, ठीक है, उस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा आपका होता है आंतरिक ग्रांथिल स्तर जिसे हम लोग अंतः स्तर बोलते हैं। इस प्रकार से गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर होते हैं। तो इस प्रकार से गर्भाशय भी आप लोगों ने समझ लिया और गर्भाशय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला आप जो इसमें भाग होता है ये समझते हैं। अगला जो सहायक अंग होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अगला जो सहायक अंग होता है वो आपका होता है योनि जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका जो परिभाषा होती है इस प्रकार से आपकी हो जाती है कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है और योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है, जिससे फिर आगे की जो प्रक्रिया होती है निषेचन वगैरह की वो फिर इससे आगे ही संपूर्ण हो पाती है। अब यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग समझ लिया होगा। अब इसमें आप लोग समझ लेते हैं बाह्य जननांग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बाह्य जननांग होता है वो स्त्री में इस प्रकार से होता है। स्त्री में बृहत ओष्ठ और लघु ओष्ठ और हाइमन व भग शेष स्त्री के बाह्य जननांग है, जिसमें इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग भग शेष बोलते हैं और ये अंदर आपका होता है मूत्र छेद और साथ ही में यहाँ पर ये आपका बृहत ओष्ठ होता है जो बड़ा होता है और उसके अंदर जो आपका रेड कलर का भाग होता है उसे हम लोग लघु ओष्ठ बोलते हैं और ये आपका यहाँ पर जो होता है इसे हम लोग भग बोलते हैं और ये आपका इसके ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग हाइमन बोलते हैं। तो इस प्रकार से बाह्य जननांग होता है महाजन तंत्र का। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए एक बार। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग स्तन ग्रंथि के बारे में समझने वाले हैं। यानी कि जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तो उसको वो कह सकते हैं कि दूध का पोषण प्राप्त करने के लिए दूध की आवश्यकता होती है जो कि स्तन ग्रंथियों के द्वारा ही स्रावित होती है। तो इस पेज को आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग स्तन ग्रंथि के बारे में समझते हैं। तो इन स्तन ग्रंथि को हम इसे बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। तो क्या होता है मेमरी ग्लैंड, आइए इसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। वैसे इसका डायग्राम अक्सर आता होता नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि इसका डायग्राम आखिर होता कैसा है। बोर्ड एग्जाम में वैसे नहीं आएगा लेकिन इसका जो क्वेश्चन है स्तन ग्रंथि के बारे में समझाइए वो आपका यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे सबसे पहले कि स्तन ग्रंथि जो आपकी होती है इसमें आप लोग इस प्रकार से पहले हेडिंग लगा दो इस प्रकार से। स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण, यानी कि जो स्तन ग्रंथि होती है वो सभी मादा स्तनधारियों का एक अभिलक्षण गुण है बोल सकते हो आप लोग। क्योंकि जो अब इसी की वजह से क्या होता है जो नई संतान उत्पन्न होती है उसको पोषण प्राप्त कराया जाता है दूध के माध्यम से। और स्तनों में विभिन्न मात्रा में वसा व ग्रांथिर ऊतक होते हैं। क्या होता है स्तन में विभिन्न मात्रा में आपके वसा होते हैं और साथ ही में क्या होते हैं वसा होंगे इस प्रकार से जो आप लोग ग्रीन पार्ट में देख पा रहे होंगे और साथ ही में इस प्रकार से ग्रांथिर ऊतक भी होते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे कि प्रत्येक स्तन में 15 से 20 में ग्रांथिल ऊतक की पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में कोशिका कोशिकाओं के समूह होते हैं और यह कोशिका दूध श्रावण करती है। यानी कि जो प्रत्येक जो स्तन होता है उसमें 15 से 20 ग्रांथिल ऊतक की पालियां होती हैं। इस प्रकार से ग्रांथिल ऊतक की पालियां प्रत्येक में कितनी होती हैं 15 से 20 होती हैं और इसमें जो कूपिका कोशिकाएं पाई जाती हैं इस प्रकार से ये जो कोशिका होती है इसमें जो पाई जाती हैं समूह में इसको हम लोग कोपिका कोपिका बोलते हैं। और यही जो कूपिका कोशिकाएं होती हैं ये आपका दूध श्रावण करने का कार्य करती हैं। तो इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर आगे आप इसमें बताएंगे कि कोशिका से दूध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में जाता है। सबसे पहले क्या होगा जो कोशिका होगा इससे दूध स्रावित होगा और जो आपका स्तन नलिका होगी इस प्रकार से जिसमें जुड़ी रहती हैं इसमें चला जाएगा। उसके अंदर फिर इसमें जाने के बाद क्या होगा कि प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर के स्तन वाहिनी बनाएंगी और फिर प्रत्येक स्तन वाहिनी तुमिका बनाती है जो दूध वाहिनी में जुड़ा होता है और फिर जो बच्चा होता है उसको स्तनपान करवाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्तन ग्रंथि होती है जो कि मेमरी ग्लैंड होती है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो मानव जन का चैप्टर होता है इसमें हम लोगों ने नर जनन तंत्र यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया है और साथ ही में मादा जनन तंत्र उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे भी मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक थे, दोनों कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में, यानी कि युग्मक किस प्रकार से उसमें बनता है और साथ ही में फिर आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है निषेचन वगैरह वो अब हम लोग अगले पार्टों में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट जो आपका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।